हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शब्दावली के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी जियोग्राफी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको स्टार्ट किए हैं, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम लोग पूरा अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। और ये जो शब्दावली है तो इसको प्लीज़ आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा कि ये कोई काम की नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसकी इम्पोर्टेंस बता रही हूँ आपको। यहाँ पे यदि हम बात करें शब्दावली की, ठीक है, जब आप पेपर देखोगे, जो भी चाहे वो प्री के पेपर हो चाहे मेंस के पेपर हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के आप पेपर ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी 2020 का ही आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखिए। प्रीवियस ईयर का जियोग्राफी के क्या गजब के क्वेश्चन आए थे और उनकी जो टर्मिनोलॉजी थी वो तो और ही गजब की थी। ठीक है, तो उसके बारे में जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये शब्दावली इम्पोर्टेंट क्यों है। और यहाँ पे एक बात और बताने वाली हूँ कि शब्दावली ये जो है सिर्फ हिंदी की इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको इसमें वर्ग करना पड़ेगा, इंग्लिश की भी इम्पोर्टेंट है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, आज आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। चाहे अभी वीडियो बंद करके, जब मैं बता रही हूँ अभी आप वीडियो मेरा बंद करिए और सबसे पहले जाके गूगल पे सर्च करिए इनसाइट। ठीक है, जो एक इनसाइट वेबसाइट है वहाँ पे आप जाएंगे तो उसमें क्या देखेंगे, आज का जो, यानी कि आज का नहीं, 2 का, ठीक है, 2 नवंबर का जो उसमें PIB प्लस एडिटोरियल है द हिंदू का, उस पर आप सर्च करिएगा। यानी कि आपको उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, दैट मीन्स अपनी आईडी वगैरह डालनी पड़ेगी, उसके बाद वो खुल जाएगा। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे कि वहाँ पर जाएंगे और अपना जो भी ईमेल ID डाल के उसका सब्सक्रिप्शन लेके, और उसमें जो 2 नवंबर का है, ठीक है, वहाँ पे एक आपको साइक्लोन के बारे में मिलेगा, तो उसको पढ़ना है, आपको ट्रांसलेट भी करना है उसी टाइम। ठीक है, गूगल में आपको पता है ट्रांसलेट हो जाता है, तो वहाँ से आपको ट्रांसलेटर ऑन करके हिंदी, मतलब इंग्लिश जो है उसकी हिंदी ट्रांसलेट करनी है। और वहाँ पे जो 2020 का क्वेश्चन आया हुआ था एक साइक्लोन से रिलेटेड, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि वो कौन से था। ठीक है, जैसे एक वाताक्षी करके था साइक्लोन का, ठीक है, यानी कि आई वाल उसे इंग्लिश में बोलते हैं, जो चक्रवात की आँख होती है। ठीक है, तो अब जब गूगल पे आप सर्च करोगे, यार इतना गजब कर दिया, इतना घटिया कि मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि नेत्रदान, आई वाल वहाँ पे क्या दिया था, नेत्र गोलक, और कहीं पे दिया था नेत्रदान। आप उसको अभी जाइए, मैं, यदि आपको भरोसा नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, आप जाइए इन साइट पे और उसका क्या करना है, आपको पहले इंग्लिश देखना है जो भी वहाँ का दिया हुआ है, और इंग्लिश देखने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, जीएस पेपर फर्स्ट का ही उसमें पेपर वगैरह बांटे रहते हैं, तो हिंदी आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन का ऑप्शन वहाँ पे रहता है, उसको ऑन करके आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके और फिर उसको देख के बताना हिंदी और इंग्लिश क्या है। हमारे रिजल्ट आएंगे कहाँ से यार, क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो हम कभी जानते ही नहीं कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो पहले आप उस पर जाके देखिए। और एक काम, ये मैं जो एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, अभी मैं आपको इसको पेज दिखाती हूँ, कितनी पेजेस हैं यहाँ पे, 79, यानी कि सॉरी 69 या 70 टोटल पेज। ठीक है, यानी 70 टोटल पेज है 11th क्लास की फर्स्ट पार्ट की एनसीईआरटी में। लेकिन वहीं पे यदि हम इंग्लिश की एनसीईआरटी 11th क्लास की ही खोलते हैं, वो 140 पेज की ही है, डबल रेशियो इसका, देख लीजिए आप। ठीक है, यानी कि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के मुख से सुनते हो कि उन्होंने 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ी, मोर देन सफिशिएंट है यार। बट हम जो पढ़ रहे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं, ज़रा आप दोनों में कंपेयर कीजिएगा, कितनी बेहतर ढंग से इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी जो है वो लिखी गई है। और ये सारे काम आज आपको करने हैं। ठीक है, उसमें एक एक जो भी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिखी गई, उसमें 16 चैप्टर है, और जो से 11th पार्ट, मतलब कि 11th क्लास की है, फर्स्ट पार्ट है। बट हमारी ये जो हिंदी की है तो ये कितनी है, कुल 7 चैप्टर इसमें हैं, वो भी जो भी कटे छटे बिछड़े भूले भटके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये सब बता क्यों रही हूँ आपको, क्योंकि आपको इसमें काम करना है। जियोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको हमको पूरा ही करना पड़ता है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। देन साथ साथ यहाँ पे मेंस में आपका जो इकोलॉजी वाला पेपर 3 का है, जीएस पेपर 3 का, और साथ साथ जो जीएस पेपर फर्स्ट का है, दोनों में ही ये कहीं ना कहीं काम करता है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश से डरिए मत, काम करना
करना ही पड़ेगा। यदि आपने सपना देख ही लिया है, उसे पूरा करना है, तो प्लीज़ आप मेरी बात मानिए और इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। मैं नहीं कहती ए टू जेड आप इंग्लिश पढ़ना ही शुरू कर दीजिए, बट आप थोड़ा उस पर वर्क करिए, ठीक है। कंपेयर करिए यार कि यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं, वहाँ पे बच्चे वो पढ़ रहे हैं, यानी कि रिलेवेंट क्या हमारा ये है या वो है। आप जब देखोगे, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी में बता रही हूँ, मेरा वीडियो मत देखिए, अभी बंद करिए और जाके देखिए वहाँ पे। मैं अभी वही देख रही थी आपको पढ़ाने से पहले कि उसमें क्या क्या है, यानी कि आप समझ सकते हो कि बहुत ही गंदी सिचुएशन है हम लोगों की, ठीक है। और यदि इससे आगे बढ़ना है तो ये तो ठीक है, हम लोग ये जो हिंदी की कुछ टर्मिनोलॉजी है, अब यहाँ हमारे हिंदी में सिर्फ 2 ही पेज टर्मिनोलॉजी दी हुई है, ठीक है, लेकिन उसमें 3 से 4-5 पेज टर्मिनोलॉजी में ही निकाला है। बहुत अच्छी अच्छी वहाँ की टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, तो इसलिए हमको दोनों पे वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट मुझे जहाँ तक लगता है। और हाँ, एक बात तो तय है कि यदि करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, कोई कटौती नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे अपना खैर स्टार्ट करते हैं, जो हिंदी में है बेचारा, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत उसको पढ़ेंगे ही, बट प्लीज़ आप उसको ज़रा देखिएगा और उसके बाद थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिएगा। आई नो कि आप सभी को इतनी इंग्लिश तो थोड़ा बहुत तो आती होगी, ठीक है, अदरवाइज आप पढ़ते पढ़ते आपकी समझ डेवलप हो जाएगी। तो आप कोशिश ज़रूर करिएगा, यदि आपको जो आपका टारगेट है उसको कंप्लीट करना है, अचीव करना है तो, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि यार मेरे से इंग्लिश नहीं आती, ऐसा वैसा जो भी है सब कुछ आता है हमसे, बस एक बार कोशिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अपना जो भी है और ये जो भी वर्ड की मीनिंग है वो जानना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको जो मैंने बताया वो भी करना है, ठीक है। अब यदि हम बात करें अपवाह क्षेत्र के बारे में, तो अब नाम से ही यहाँ पे इसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्किप कर देना है, क्योंकि ये आपके लिए मैं हमेशा यही बोलूँगी कि आप रिवाइज करते रहिए। तो इसको आपको रिवाइज करते रहना है लिख के। आपके पास यदि बुक हो तो अच्छी बात है, और यदि आप अपनी नोट्स में लिख लेते हैं तो और अच्छी बात होगी, ठीक है। क्योंकि नोट्स जो होती है वो हमारी खुद की बनाई होती है, छोटी सी होती है, लेकिन बुक हमारी कई सारी हो जाती हैं, तो फिर रिवाइज करने में दिक्कत होती है। और नोट्स में आपको एक जगह मिल जाएगी, इसलिए आपके लिए सहूलियत होगी। और मैं बोल रही हूँ तो आपको लिखना है, ठीक है। यदि जो भी मतलब कंफर्टेबल हो लिखने के लिए वो लिख सकते हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें अपवाह क्षेत्र के बारे में, तो वह क्षेत्र जो एक प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि वह क्षेत्र जो एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा क्या होता है, अपवाहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। यानी कि अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जो क्या होता है कि एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह क्षेत्र कहते हैं। देन उसके बाद आता है अवर्गीकृत वन। यहाँ पे क्या होता है कि एक क्षेत्र जो वन के रूप में तो अंकित होता है, परंतु वनों को, यानी कि जो भी वन होते हैं, तो वनों को संरक्षित अथवा आरक्षित समवर्ग में सम्मिलित ना हो, इनका स्वामित्व विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बात की गई कि एक ऐसा क्षेत्र, सबसे पहले अपवाह क्षेत्र के बारे में बात की गई। देन यहाँ पे यदि हम बात करते हैं वर्गीकृत, अवर्गीकृत, कई टाइप्स के वन होते हैं, तो इसमें अवर्गीकृत वन की बात की गई है। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र है जो वन के रूप में तो अंकित होता है, ठीक है, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्र या ये इलाका जो है एक वन के रूप में दिखाई देता है या एक वन है, परंतु होता क्या है कि वनों को संरक्षित अथवा आरक्षित संवर्ग में सम्मिलित ना हो, यानी कि जैसे कुछ संरक्षित वन भी होते हैं, तो ये उस श्रेणी में ना आता हो,
इनका स्वामित्व विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो स्वामित्व होता है विभिन्न राज्यों में क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है। किसी राज्य में अलग तरीके से होता है, किसी स्टेट में अलग तरीके से होता है। देन उसके बाद हमारा थर्ड आता है जो वर्ड है अपदाब। ठीक है, अपदाब की यदि हम बात करते हैं, अवदाब है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मौसम विज्ञान में यह अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है जो समशीतोष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं। यह समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का पर्याय भी समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अवदाब का मतलब कि मौसम विज्ञान, यानी कि जो हमारा मौसम विज्ञान है, तो इसमें क्या होता है कि मौसम विज्ञान में यह अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है। ठीक है, निम्न वायु दाब, उच्च वायु दाब की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, वर्ड को आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, निम्न वायु दाब की बात हो रही है। तो क्या बात की गई कि निम्न वायु दाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है जो समशीतोष्ण, ठीक है, कटिबंधों में पाए जाते हैं। यह समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का पर्याय भी समझा जाता है। अब यहाँ पे एक ही टर्मिनोलॉजी में और भी वर्ड आ रहे हैं, जो कि आई नो कि आपको इसका आंसर हो सकता है कि ना पता हो। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे उनको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, समशीतोष्ण जैसे हो गया, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस अब अवदाब के बारे में यदि हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि मौसम विज्ञान में यह अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है जो समशीतोष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधी होता है, उपोष्ण कटिबंधी वन होते हैं, समशीतोष्ण कटिबंधी होते हैं। तो इनके सब बारे में यदि हम चर्चा करने लगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, तो चैप्टर में ही हम लोग उसको पूरा डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि समशीतोष्ण यानी कि निम्न वायुदाब, दो बातें आपको याद रखनी है, निम्न वायुदाब के उन क्षेत्रों को इंगित करता है जो समशीतोष्ण कटिबंधी में पाए जाते हैं। ठीक है, यह समशीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों का पर्याय भी समझा जाता है, यानी कि ये जो समशीतोष्ण कटिबंधी है वो क्या होता है, चक्रवातों यानी जो साइक्लोन आता है उसका पर्याय भी समझा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद यदि हम बात करते हैं अवनालिका अपर्दन की, तो अवनालिका अपर्दन का मतलब क्या होता है, चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित वाह से ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिकाएं बन जाएं। यानी कि इसमें क्या बात की गई है, चट्टान तथा अपर्दन चट्टान तथा मृदा, जो भी राक्स होते हैं या सॉइल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे चट्टान हो गए, जो मृदा हो गई, ये अलग अलग से आपके चैप्टर में है और इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चट्टान से रिलेटेड भी सारी जानकारियाँ, मृदा से रिलेटेड भी, और मृदा से रिलेटेड मेंस और प्री में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं अवनालिका अपर्दन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि चट्टान तथा मृदा का जल के सांद्रित वाह से ऐसा अपर्दन जिसमें अवनालिकाएं बन जाए। ठीक है, यानी कि जैसे जल यहाँ से जा रहा है, ठीक है, कहीं से भी आप देखोगे कि जो भी पानी है काफ़ी स्पीड से जाता है, तो वहाँ पे होता क्या है कि बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाती हैं। कैसे, यहाँ से जैसे पानी जा रहा है, यहाँ से वो जो मिट्टी होती है उस जगह की या जो भी पत्थर होते हैं तो हट जाते हैं उस जगह से, या बहुत बड़ा गार्ज बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसका अपर्दन हो जाता है और अपर्दन से अवनालिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे हम अवनालिका अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आधार सेल की, यानी कि इसके बेस रॉक्स की बात करें यहाँ पे हम, तो मृदा तथा अपक्षयित पदार्थ के नीचे उपस्थित कठोर चट्टान, यानी कि जो आधार सेल है वो क्या है, मृदा तथा अपक्षयित पदार्थ के नीचे उपस्थित कठोर चट्टान है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधार सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए कि जो मृदा है, जो मिट्टी है, तथा जो भी अपक्षयित पदार्थ है जिनका यानी कि अपक्षरण होता है, जो इस टाइप के पदार्थ होते हैं, तो उनके नीचे जो भी उपस्थित कठोर चट्टानें हैं
आप देखेंगे कि चट्टाने मतलब कई गहराई तक पाए जाते हैं। जब हम चट्टान के बारे में पढ़ेंगे पूरा उसमें देखेंगे कितने प्रकार की चट्टानें होती, कैसे कैसे चट्टानों का निर्माण होता है, तो आप वहाँ पे समझेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ड वहाँ पे आने वाले हैं, हम इसीलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको कि जब भी ये वर्ड वहाँ पे आए तो कंफ्यूज ना हो कि आधार सेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि मृदा तथा अपक्षयित पदार्थ के नीचे उपस्थित कठोर चट्टान, और हो सके मैं इसको कम से कम 2 से 3 बार बोल रही हूँ हर एक वर्ड को, तो आप लोग यहीं पे याद कर लेंगे तो और बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है आरक्षित वन। आरक्षित वन की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय वन अधिनियम अथवा राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित एक क्षेत्र जो पूर्ण रूप से रक्षित होता है। इन आरक्षित वनों में जब तक अनुमति ना हो सभी क्रियाएं प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बात की गई, जो भी आरक्षित वन होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, या कि हम फॉरेस्ट रिजर्व बोलें या रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें होता क्या है कि भारतीय वन अधिनियम, ये दोनों ही संस्थाओं का नाम आप याद रखना, भारतीय वन अधिनियम तथा राज्य वन अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित एक क्षेत्र जो पूर्ण रूप से रक्षित होता है। ठीक है, क्या होता है, पूर्ण रूप से रक्षित होता है। आरक्षित वनों में जब तक अनुमति ना हो सभी क्रियाएं प्रतिबंधित होती हैं, यानी कि आरक्षित वन जो होते हैं उनमें जब तक गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सरकार का पूरा नियंत्रण होता है इन वनों में, और यहाँ पे जब इनका यदि सरकार की अनुमति नहीं है तो इन वनों में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये वर्ड आ रहे हैं कैसे क्या है, मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे हमारे चैप्टर में मिलने वाले, हम सब कुछ डिटेल से समझने वाले हैं। और फॉरेस्ट रिजर्व क्या होता है, जो भी ये रॉक्स है, सॉइल है, सब ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का मतलब क्या है कि एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती हो, यानी कि इसमें क्या बात की गई है, एक बड़ी यानी कि विशिष्ट भौगोलिक इकाई। ठीक है, जो क्या करती हो, शेष महाद्वीपों से एक विशिष्ट पहचान रखती हो, उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत हमारा एक उपमहाद्वीपीय देश है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो आपको पूरा उसका विस्तार से समझ में आएगा कि उपमहाद्वीप क्यों इसे कहा गया है। तो इसके बारे में आपने क्या लिखा कि एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो शेष महाद्वीप से अलग एक विशिष्ट पहचान रखती है। जैसे कि यदि हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो क्या है कि उत्तर में हिमालय पर्वत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कैसे एक अलग विशेषता रखती है। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन पे, ठीक है, उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, इधर हिमालय पर्वत है, आपको पता है। उसके बाद यदि हम बात करें उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान, जब हम मैप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर और पश्चिम में, ठीक है, ये उत्तरी एरिया हो गया, यानी कि मैप यहाँ तो बन नहीं पाएगा, बहुत छोटा है। इसमें यदि मैं ऐसे बात करूँ ये उत्तर है, ठीक है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। इसके बाद ये होगा साउथ ईस्ट होगा। इधर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट होगा। तो इसमें यदि हम बात करते हैं उत्तर में हिमालय पर्वत है, यहाँ पे आप भारत का देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि हिमालय पर्वत है। यदि इसका कलर चेंज करूँ थोड़ा सा मैं, तो समझ में आएगा। इसमें क्या है, यहाँ हम नॉर्थ में देखते हैं तो क्या है, इधर हिमालय पर्वत है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जो है हिमालय पर्वत है। उसके बाद उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ। जब हम आप एटलस अभी देखिए, मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ स्लाइड में पूरा इंडिया का मैप नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या है, हिंदू कुश है और सुलेमान पर्वत श्रेणियाँ हैं। उप महाद्वीप की हम आपको जो भी विशेषता उसको समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ। ठीक है, जो उत्तर पूर्व की बात करें, यहाँ का जो इधर तो हमने देख लिया ये पूरा रीजन,
हिमालय का है। इसके बाद यहाँ पास आता है उत्तर पूर्व में क्या आता है हमारा कि जो भी कौन सी पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पहाड़ियाँ कई सारी आपको पूर्व की जो पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ वो पहाड़ियाँ दिखेंगी। अब यदि आपने मैप खोला हुआ हो तो उसमें आप देखिए, ठीक है, कि क्या क्या वहाँ पे दी गई हैं। देन उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यदि यहाँ पे आते हैं, ठीक है, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर, यहाँ ये दक्षिण वाले रीजन में आएंगे। आप देखोगे यहाँ से ये जो है हिंद महासागर है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में हिंद महासागर के सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। और इन उपमहाद्वीप के अंतर्गत और भी कई सारे देश आते हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं। उपमहाद्वीप इन्हें हम कह सकते हैं। यानी कि आपने समझ लिया कि कैसे इसकी हमने अभी बात की कि अलग अलग इनका जो भी अन्य देशों से अलग होती है। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। और डोंट वरी, चैप्टर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कैल्शियमी। तो यानी कि कैल्शियम के बारे में, तो इसमें है कि चूने की उच्च मात्रा से निर्मित अथवा युक्त। यानी कि जो कैल्शियमी की हम बात करते हैं या कैल्शियम आप समझ के चलिए, तो कैल्शियम में क्या होता है, चूने की उच्च मात्रा से निर्मित अथवा युक्त, ठीक है। तो जो कैल्शियम होता है, केमिस्ट्री यदि आप लोगों ने पढ़ी होगी तो कैल्शियम जो होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि यदि हम कैल्शियम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, चूने की मात्रा में निर्मित अथवा युक्त होता है, ठीक है। अब कैल्शियम ये यहाँ पे वर्ड क्यों आया, क्योंकि जब हम मृदा वाला पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। जब आप एक बात बताइए, अभी ठंड का सीजन चल रहा है, राइट। आप देखोगे कि जो आपके घर में बॉटल रखा होगा, आपके पास ही रखा होगा, उसमें आप देखना कि वाइट कलर का बॉटल के अंदर सबसे नीचे उसके तले में, ठीक है, या कि गिलास में, जहाँ का भी खारा पानी होगा वहाँ क्या होता है कि जो ये बॉटल है इसके ढक्कन में, यानी कि ढक्कन आप देखोगे ऊपर वाला पार्ट वहाँ पे वाइट कलर का ऐसे कुछ जम जाता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे भी इसके तली पे वाइट कलर का लगा रहता है, जम टाइप का जाता है। तो क्या आपने सोचा कि हम तो डालते पानी है लेकिन ये वाइट कलर का क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, दैट मीन्स खारा पानी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यदि हम बात करें पानी खारा कब होता है, कैल्शियम की मात्रा, और आपको पता है कि नमक, खारे पानी, समुद्र से जो नमक मिलता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वही जो भी है सोडियम क्लोराइड है, सॉरी कैल्शियम नहीं है। तो वहाँ पे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, और भी अन्य एलिमेंट्स होते हैं जो कि पानी में उपस्थित होते हैं, मृदा में मिलते हैं, यानी कि धरती में होते हैं। वो सारी बातें हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो इसको बस आप इतना समझिए कि चूने की उच्च मात्रा से निर्मित अथवा युक्त। लेटेराइट मिट्टी पढ़ेंगे, वहाँ भी हम देखेंगे इसका उपयोग होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जलोढ़ मैदान। अब ये मृदा के चैप्टर में ही सारी बातें आपको मिलेंगी। जलोढ़ मैदान, आपको पता होगा कि जलोढ़ मिट्टी भी होती है। अब जलोढ़ मैदान क्या होता है, नदी द्वारा लाए गए जलोढ़क अथवा महीन चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि का एक समतल क्षेत्र। यानी कि जलोढ़ मैदान क्या हो गया कि नदियों के द्वारा जो भी बहाकर क्या किया गया कि लाए गए महीन, मतलब कि बहुत एकदम से सूक्ष्म ऐसे, ठीक है, ऐसे इतने महीन चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि का एक समतल क्षेत्र। आप देखोगे कि जब हम जलोढ़, ये सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नदियों के द्वारा लगातार मिट्टी लाई जाती है, ठीक है। तो बहा ले जाती है, देन उसके बाद लाती है, बिछा देती है, और ये उपजाऊ मिट्टी होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है, क्योंकि मिट्टी नई होती रहती है हर साल, ठीक है। जलोढ़ में एक खादर, एक बांगर है, वो भी हम पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है खादर बांगर के बारे में। तो बस आप इतना जानिए कि यहाँ पे क्या है कि नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़क अथवा महीन चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि को ही हम जलोढ़ भूमि कहते हैं, यानी जलोढ़ मैदान कहते हैं। उसके बाद आता है जलवायु की यदि हम बात करते हैं क्लाइमेट की, तो यहाँ पे क्या है कि किसी समयावधि में,
ठीक है। यानी कि किसी भी टाइम पीरियड में क्या होता है, लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक पृथ्वी के धरातल के एक विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसमी दशाएं जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। यानी कि किसी भी एक जो भी यदि हम बात करें फिक्स टाइम पीरियड की, तो किसी समयावधि में क्या होता है कि लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है, यानी कि एक प्रॉक्स इसमें दिया गया है 30 ईयर या कि उससे भी अधिक हो सकता है, पृथ्वी के धरातल के लिए एक विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसमी दशाएं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जेट प्रवाह। आपने ये सारे वर्ड सुने होंगे, बट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको इनका आंसर पता होगा, बट कई लोग ऐसे होंगे जिनको आज तक इनका आंसर नहीं पता था। भैया जेट प्रवाह हमने सुना है, जलवायु हमने सुना है, तो हम आई नो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि जब भी यदि हम 11th स्टैंडर्ड में ही थे या 10th में, वहाँ पे हम ये वर्ड ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं, इनकी डिफिनेशन अच्छी खासी रट्टा मारे थे, ठीक है, बट इतनी याद नहीं रहती हैं। तो आप पढ़े भी होंगे, फिर भी वहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपके माइंड से स्किप हो गया रहा होगा, इसलिए आपको इसको पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे जेट प्रवाह की बात करें तो अत्यंत प्रबल एवं अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है। ठीक है। यानी कि ये क्या है कि प्रबल एवं अचर पछुआ पवन, अब पवने जो वायु पवने होती हैं उनके बारे में ये जो हम देख रहे हैं ना कि पानी गिरता है, बरसता है, कभी इधर से आता है कभी उधर से आता है, वो सारे भैया फैक्ट हैं। ठीक है। जब हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ से आता है, हमने पत्थर कई तरह के देखे होंगे, मिट्टियाँ कई तरह की देखी होंगी, तो जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे कि रियल में ये है क्या चीज़। ठीक है। तो जो भी जेट प्रवाह होती है यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि क्या है, अत्यंत प्रबल एवं अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है, जो क्षोभ मंडल होता है उसके एकदम नीचे बहती है। अब जब वायुमंडल पढ़ोगे आप, तब आप उसमें क्षोभ मंडल पाओगे। ठीक है। तो जब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे हम क्षोभ मंडल पाएंगे और फिर हम समझेंगे कि इसका फैक्ट क्या है। उसके बाद आता है जीवमंडल नीचे। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट लीजिए कि सारे ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जीवमंडल नीचे की यदि हम बात करते हैं, ये क्या है, ये बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनमें क्या होता है, हर आकार के पौधे एवं जंतु को उनके प्राकृतिक पर्यावास में संरक्षित किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य, ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जैसे कि पहला की हम बात करें, प्राकृतिक विरासत की विविधता एवं अखंडता को उसकी संपूर्णता में संरक्षित एवं पोषित करना। दूसरा क्या हो गया, पारिस्थितिक संरक्षण एवं पर्यावरण के अन्य पक्षों पर अनुसंधान को प्रोन्नत करना। ठीक है। और तीसरा क्या हो गया, शिक्षा, जागरूकता और व्याख्या करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। यानी कि इसके ये जो 3 पॉइंट्स हैं उसको भी आप याद कर लीजिएगा जीवमंडल नीचे के बारे में। और उसके बाद आते हैं ज्वार नदमुख। इसमें क्या होता है कि नदी का ज्वारीय मुख, यानी कि नदी का जो ज्वारीय मुख होता है, ठीक है, जो नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि ज्वारनद बनाती हैं। ठीक है। हर एक कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो ज्वारी निर्माण करती हैं, कुछ नहीं होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, नदी का ज्वारीय मुख जहाँ ताज़ा और लवणीय जल मिल जाता है। यानी कि जब हम देखेंगे महानदी के बारे में, गोदावरी के बारे में, कावेरी वगैरह जो नदियाँ होती हैं, कुछ नदियाँ अरब सागर में आके मिलती हैं, राइट। यहाँ से यदि हम बात करेंगे तो यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ क्या है, अरब सागर है। ठीक है। कुछ नदियाँ इधर आके मिलती हैं तो कुछ अपना ज्वार नदमुख यहाँ बनाती हैं। कुछ नदियाँ का क्या करती हैं, इधर से जाती हैं, अरब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इनका जो ज्वार नदमुख होता है वो इधर होता है। यानी कि जो आपको पता है कि नदियों का पानी स्वच्छ होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब नदी का ज्वारीय मुख जहाँ ताज़ा और लवणीय जल मिल जाते हैं, यानी कि समुद्र का पानी है, बंगाल की खाड़ी है, इधर जो ये बंगाल की खाड़ी का जो पानी है, यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो ये खारा पानी और जब ताज़ा पानी जाके मिलेगा नदियों का पानी,
उस मिलान बिंदु को ही हम ज्वारनद मुख कहते हैं। यानी कि यदि गोदावरी नदी का पानी यहाँ आके मिलता है तो इसे हम क्या कहेंगे, ज्वारनद मुख कहेंगे। यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में मिल रहा है, ये नदी का पानी ताजा है, इस लवणीय जल में मिल रहा है। तो इस मिलान बिंदु को, ठीक है, मिलने के बाद तो फिर क्या है कि मतलब एक टफ पानी में आप एक गिलास पानी डाल दो, कहीं पता नहीं चलेगा उस पानी का कि क्या है, ठीक है। तो वही बात होती है। उसके बाद क्या होता है, झील। अब झील की भी डिफिनेशन जान ले क्या होती है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के धरातल के एक धंसे हुए भाग पर जल की उपस्थिति तो चारों ओर से भूभाग से आवृत हो, ठीक है। यानी झील जो होती है पृथ्वी के धरातल के एक मतलब कि क्या है, एक धंसे हुए भाग पर जल की उपस्थित जो चारों ओर से भूभाग से आवृत हो, उसे हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। तट क्या होता है, स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क क्षेत्र, ठीक है। जैसे हम समुद्र जाते हैं, मतलब गोवा वगैरह आप जाते हो, वहाँ पे देखते हो समुद्र जो होता है उसके बगल में आप तटीय क्षेत्र में, ठीक है, आप उड़ीसा जाओ, गुजरात जाओ, वहाँ पे आप देखोगे भुज वगैरह में जो होता है उसका समुद्री इलाका जो है उसके तटीय क्षेत्र में बढ़िया खासा एंजॉय लेते हो, ठीक है। तो जो तट होता है यानी कि स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क क्षेत्र, यानी कि यदि हम बात करें, ये यहाँ पे आपका, ठीक है, सी हो गया, ठीक है, समुद्र हो गया, ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ये तट हो गए। यानी कि ये और ये इधर का दोनों का ये है क्या है, मिलान बिंदु है, संपर्क क्षेत्र है। यहाँ से पानी नहीं है, यहाँ तक पानी है, तट क्षेत्र हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि मतलब क्या है, इसमें भूमि की वह पट्टी भी सम्मिलित होती है जो समुद्री तट के साथ लगती है। और तटीय मैदान की यदि हम बात करें तो तट तथा अंतः स्थलीय ऊंची भूमि के बीच स्थित समतल निम्न भूभाग है। और तराई क्या है, जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक पेटी है, ठीक है। यानी तराई का मतलब क्या होगा कि जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक पेटी है। उसके बाद हम बात करते हैं दर्रा की। तो दर्रा क्या है, पर्वत श्रेणी। यहाँ पे दर्रा एक वर्ड नहीं है भैया, ऐसे मत समझिएगा आप लोग कि ये सिर्फ दर्रा छोटा सा वर्ड है। कई सारे दर्रे हैं जहाँ पे हमको उन दर्रों को याद करना है, कहाँ से गुजरते हैं और किस किस स्थान से हैं, क्या क्या है, उनके बारे में थोड़ा बहुत हमको पढ़ना है, ठीक है। विश्व में कितने दर्रे हैं, भारत में जो भी है, वो सारी बातें हमको दर्रों के बारे में भी याद करनी है। और यहाँ पे ये जो जियोग्राफी है ना, बोर्ड में पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। अरे थोड़ा इसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब हम बोर्ड में पढ़ाते हैं क्या होता है, वहाँ पे अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है जो जहाँ की हम मैप वगैरह बना सकते हैं। अब इसमें इतनी छोटी स्लाइड रहती है और लिखते भी नहीं बनता इसमें, ठीक है। आप हाथ से लिखते हो तो वो भी नहीं सही तरीके से हो पाता है। तो इसलिए यदि बोर्ड मिल जाए तो और बेटर रहे, लेकिन अब क्या करें, इसी पे ही मैनेज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको रटनी है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि दर्रा के बारे में आपने लिख लिया कि पर्वत श्रेणी से गुजरता एक मार्ग जो एक काल या बिदर की रेखा का अनुकरण करता है, ठीक है। उसके बाद द्वीप के बारे में भी आपने सुना होगा। द्वीप क्या होते हैं और ये क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रीवियस ईयर के स्टेट पीसीएस वगैरह के क्वेश्चन उठा के देखिए कि द्वीप क्या है, अंतर्द्वीप क्या है, कोरल द्वीप क्या है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो महाद्वीप की तुलना में एक ऐसी भू संहिति जो चारों ओर जल से घिरी होती है, यानी कि महाद्वीप की तुलना में एक ऐसी भू संहिति जो चारों ओर से जल से घिरी हो। हम भारत को क्या कहते हैं, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है। अब यहाँ पे द्वीप और प्रायद्वीप का मतलब आप समझिए, क्या लिखा हुआ है कि महाद्वीप की तुलना में एक ऐसी भू संहिति, यानी कि एक ऐसी भूमि की स्थिति जो चारों ओर से जल से घिरी हो। जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है,
वो क्या है, चारों ओर से यदि हम बात करें जल से घिरा। बट यदि हम वहीं पे इंडिया की बात करें तो ये 3 ओर से जल से घिरा। अब वहाँ पे क्वेश्चन है कि ये भी बनता है कि प्रायद्वीपीय कहने का इंडिया का क्या रीजन है, या इंडिया कितने ओर से जल से घिरा है। तो आपको प्रायद्वीपीय की डिफिनेशन क्या होती है, तो प्रायद्वीपीय की डिफिनेशन ही पूछ लिया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया 2 3 4 जो भी है, तो उसमें से आपको सही आंसर या कि आपको लिखने के लिए आ गया कि आपको पता है कि स्टेट में क्या होता है 30 वर्ड, 10 वर्ड, 20 वर्ड ऐसे लिखने का, 50 वर्ड, देन 150 वर्ड, 200 वर्ड, तो ऐसे लिखने को आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रायद्वीपीय यानी इंडिया की बात करें, एक प्रायद्वीपीय कंट्री है, बहुत अच्छे तरीके से जितना भी हिंदी में मैटर है हम उसको समझने वाले हैं। बट मैंने जो आपको इंग्लिश का बताया, प्लीज़ उस पर थोड़ा आप वर्क करिएगा यार, मैं नहीं चाहती आपकी लाइफ बर्बाद हो। आप यदि सच में करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में तो हम करेंगे ही, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश यदि मिक्स करके हम चल रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी मुझे टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही, थोड़ा आप वर्क करिए, थोड़ा मैं करती हूँ, यानी दोनों मिला के साथ में करते हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अब मैंने हिंदी का करा, आपने लेक्चर सुना, उसके बाद आप इंग्लिश में देखिए। ठीक है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो उसका बहुत विस्तृत रूप आपको मिलने वाला वहाँ पे, और उससे आप थोड़ा समझ अपनी, क्योंकि यहाँ आप पहले सुने रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठे रहेंगे और आप समझ सकते हैं कि एक तो इतनी छोटी स्लाइड है, देन उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि एक ही PDF खुल सकती है एक बार में। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट आप लोग उसमें यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का जो भी है फ्यूचर किसी अंधेरे पे जाए, इसलिए थोड़ा सा आप वर्क कीजिए। मैंने आपको कल भी बताया है कि यदि हम इंग्लिश से ही पा सकते हैं, हम जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। ये नहीं हम मातृभाषा है हिंदी लेके चलेंगे, और यदि किसी के अंदर ऐसा एटीट्यूड हो तो भैया मेरा उनसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, और लेकिन जिनके अंदर है कि नहीं हमको बस UPSC क्लियर करना है, सो वो कैसे होगी, हमको वो तरीके अपनाने हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो ये काम करें। ठीक है, कोशिश तो करिए आप लोग, कम से कम एक बार कोशिश करके देखिए, इतना टफ कोई भी वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अब हम बात करें प्रायद्वीपीय के बारे में, बता रही थी इंडिया के बारे में। ठीक है, ये इंडिया हमारा हो गया, हालांकि ऐसा इंडिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिया हो गया, इसमें क्या है, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, ये हिंद महासागर, यानी 3 ओर से ये जल से घिरा। आपको देख रहे हो बिल्कुल क्लियरली, 3 ओर से जल से घिरा, इसलिए प्रायद्वीपीय कहते हैं। द्वीप का मतलब क्या होता है, जो मतलब चारों ओर से जल से घिरा, यानी कि इंडिया की बात करें यदि ये चारों ओर से जल से घिरा होता तो यहाँ पे इतना गजब का इंडिया तो होता नहीं। ठीक है, चारों ओर से जल से घिरा होता तो इसमें क्या होता, ये द्वीप हो जाता, बट ये द्वीप नहीं है, ये एक प्रायद्वीपीय देश है। ठीक है, आई नो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आप है द्वीप समूह। हम द्वीप समूह के बारे में भी बात करते हैं। हमारे इंडिया में द्वीप समूह है, हालांकि मैंने क्वेश्चन पूछा था और आप में से किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया हो, सो आपकी मर्जी। अब यहाँ पे बात करें द्वीप समूह के बारे में, तो द्वीपों का एक समूह जो आपस में निकट अवस्थित होते, यानी कि द्वीपों का एक ऐसा समूह जो आपस में क्या होता है कि निकट अवस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। और नाइस का मतलब यदि हम बात करते हैं तो कणी कामय गठन वाली कायांत्रिक शैलें जिसकी संरचना पट्टित होती है, इसकी संरचना पर्वत निर्माण, यानी कि जो हम नाइस की बात कर रहे हैं तो इसकी संरचना जो है पर्वत निर्माण और किस में होती है, एक ज्वारनद यानी कि ज्वालामुखी क्रिया से संबद्ध बड़े पैमाने पर ताप एवं दाप के अनुप्रयोग से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं नाइस तक। आई होप कि आपको कुछ सारी बातें नहीं बट कुछ बातें समझ में आ गई होंगी, और 1 से 2 बार आप इसको अच्छे तरीके से लिखने के बाद पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो वहाँ पे आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ और इसकी टर्मिनोलॉजी रह गई है,
तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। बट जो मैंने कहा प्लीज़ उस पर वर्क करने की कोशिश करिएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि आप भी मेरे साथ साथ वर्क करोगे तभी हम एनर्जेटिक रह पाएंगे। अदरवाइज वही है जैसे हर एक यूट्यूबर करते हैं, बस जो भी मन करे, जो भी किताब में लिखा पढ़ा के निकल जाओ। सो मुझे ऐसा करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा कोई पर्पज़ नहीं है। ये व्यूज़ जो भी है, एक दो जितने भी आप देख रहे हो, बस जो भी देखें उनका प्रॉफिट हो, बस मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि हिंदी को बढ़ाना है और वो हम सब मिल के ही कर सकते हैं। और यदि जिस तरीके से भी बढ़ सकता है उस तरीके से हमको करना है। बिल्कुल एटीट्यूड नहीं बना के चलना कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है। तो उसको प्लीज़ मैनेज करके थोड़ा सा उसको देखिए और पूरा अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मैं करवा सकती हूँ, बट स्लाइड में एक ही आपको आ सकती है, चाहे मैं हिंदी की खोल लूँ चाहे इंग्लिश की खोल लूँ। और हिंदी इंग्लिश यदि बार बार मैंने खोला वो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए आप लोग को समझ सकते हैं और वर्क करने की कोशिश करिएगा। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है और ना ही कुछ मिलने वाला है। हाँ, खुशी मिल सकती है यदि आप लोगों में से किसी का सिलेक्शन हो जाता है और आप लोग कहीं अच्छे पद पे होते हो तो खुशी मिलेगी, ठीक है। और नहीं भी होते हो तो आप एक सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। तो बिल्कुल जब हम सही डायरेक्शन पे जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन 100% है। सो कोशिश ज़रूर करना चाहिए।